रहते हुए अहम अहम के इर्द गिर्द। अहम वृत्ति कभी ये नहीं कहती कि मैं शरीर हूं। अहम वृत्ति कभी ये नहीं कहती कि मैं तो शरीर हूं। अहम वृत्ति कहती है कि शरीर है। और मैं भीतर शरीर के अलग बैठी हूं। मैं शरीर से भिन्न हूं। इस अर्थ में मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा होती है ना शरीर से अलग। मैं तो आत्मा हूं। अहम वृत्ति हमेशा किस किस बिनाह पर, किस आधार पर पलती है? मैं तो अलग हूं, शरीर से अलग हूं। मेरे गाल पे किसने मारा? मेरा गाल। मेरा गाल, मेरी गेंद, मेरी गेंद। ये बात तार्किक सिर्फ कब है? जब गेंद मुझसे अलग हो, तब मैं कहूंगा मेरी गेंद। पर अहम वृत्ति ऐसी बात करती है, कहती है मेरा गाल। मेरा गाल, जैसे कि गाल अलग है और मैं। गाल और तुम अलग नहीं हो, तुम गाल ही हो। तुम्हारा मूल वक्तव्य जो तुम्हारे दिल की बात है वो है अहम देहास्मि। ये तुम्हारे दिल की बात है, तुम कहीं मानोगे नहीं। तुम कहते ये हो कि मेरा गाल, मेरे विचार, मेरी भावनाएं। अंग्रेजी में एक जुमला चलता है, आई एम मेकिंग माई माइंड, आई एम येट टू मेक अप माई माइंड, और आई हैव चेंज्ड माई माइंड। जैसे कि मन अलग है और मैं अलग हूं, और मैं मन को बनाता इत्यादि हूं। आई हैव चेंज्ड माई माइंड। जैसे कि तुम्हारा हक है तुम्हारे मन के ऊपर, जैसे कि तुम मालिक हो मन के, कहते ना। ये अहम वृत्ति है जो कभी मानने को तैयार नहीं होती कि मैं शरीर मात्र हूं, मैं त्रिगुणात्मक हूं, मैं इस मिट्टी के ढेर का एक गुण मात्र हूं। तो मुक्ति क्या है फिर? कि हम ये जान ले कि उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। यही मुक्ति है। और ये कैसे पता चलता है? जहां कहीं अहम कह रहा हो कि मैं हूं, उसने दावा ठोका मैं हूं, आप वहां पहुंच जाइए। आप पहुंच जाइए माने कौन? हम ही पहुंच जाए। अहम को मुक्ति भी अहम के माध्यम से ही मिलेगी। तो हम दावा ठोक रहा है कि मैं हूं, और आप वहां पहुंच जाइए। उदाहरण के लिए क्या बोल रहा है हम कि मैं क्या हूं? कुछ बोलिए। जैसे मैं खुश हूं। मैं हूं इतना तो कभी बोलता नहीं हूं, मैं हूं के बीच में कुछ लगा के बोलता है हमेशा। तो मैं खुश हूं। आप पहुंच जाइए, कहिए तुम खुश नहीं हो। तो तुम्हें अभी रसगुल्ला मिला है, तो तुम्हारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और तुम अपने आप को हमेशा क्या साबित करते आए हो? स्वतंत्र। पर तुम स्वतंत्र तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी किस पर आश्रित थी? रसगुल्ले पर। तो हटो तुम, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ और बोलिए। मैं स्त्री हूं। आप पहुंच जाइए, कहीं तुम तो ये बोलते थे कि तुम स्वतंत्र हो, पर स्त्री माने तो शरीर, तो तुम स्वतंत्र तो हो नहीं। जैसे ही आपने अहम का ये दावा खारिज कर दिया सबूत के साथ कि वो स्वतंत्र है, वैसे ही वो मिट जाता है। यही मुक्ति है। अहम पहले ही अपने आप को क्या घोषित करे हुए है? मुक्त। मुक्त इसमें है कि तुम दिखा दो कि अहम मुक्त नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा इसी गुमान में जी रहा है कि मैं तो मुक्त हूं ही। I'll make up my mind, I'll think over and tell you. If I change my mind, I'll let you know. वो तो इसी रुतबे में जी रहा है कि मैं तो पहले से ही मुक्त हूं। हाँ, अवलोकन का अर्थ ही यही होता है, आत्मज्ञान होता ही यही है कि जितनी बार अहम को देखा उतनी बार उसे बंधन में पाया। बंधन क्या है? निर्भरता ही बंधन है। अहम को हमने कभी पाया ही नहीं जब वो किसी पे निर्भर न हो। कभी देखा उसको खुश है तो पाया कि उसकी खुशी किस पे निर्भर है? रसगुल्ले पर। कभी देखा कि बहुत घमंड में है तो उसकी खुशी किस पे निर्भर है? कि किसी ने आकर के उसको थोड़ा सम्मान दे दिया या किसी ने पैसे दे दिए, तो वो
रुतबे में आ गया है कि देखो मैं तो जलवेदार हूं। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसका निजी हो, लेकिन दावा उसका क्या है कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो मुक्त हूं। जैसे ही आप उसको लगातार देख देख के, आत्मावलोकन यही है, लगातार उसको देख देख के बता दे कि बेटा तू जिस भी हालत में रहता है ना, रहता तो तू किसी के कंधे पर ही है, रहता तो तू किसी की बैसाखी पर ही है। न तेरा सुख तेरा, न तेरा दुख तेरा, न बड़प्पन तेरा, न दीनता तेरी, तेरा प्रेम भी तेरा नहीं है, तेरी ईर्ष्या भी तेरी नहीं है। तेरा जब कुछ अपना है ही नहीं तो तू भी कौन है फिर? तू नहीं है। अहम को उसकी मुक्ति के झूठे प्रपंच से मुक्त कर देना ही मुक्ति है। जो पहले ही अपने आप को मुक्त जानकर बैठा हो, उसकी मुक्ति की नेति नेति कर देना ही मुक्ति है। माने आजाद होना है तो बहुत ईमानदारी से, बहुत निर्ममता से यह स्वीकार करना सीखो कि तुम बहुत बड़े गुलाम हो। आजादी के रास्ते में सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि ज्यादातर लोगों में कमजोरी इतनी होती है कि उनसे झेला ही नहीं जाता ये तथ्य कि वो भारी गुलाम है। उन्हें अपनी निजता में भरोसा होता है। वो कहते हैं हम कुछ हैं, अभी हम सोच रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत हिसाब किताब से बताएंगे। तुम्हारा व्यक्तिगत हिसाब किताब तुम्हारा है ही नहीं, तुम बहुत गुलाम आदमी हो। कोई और है जो तुम्हारे लिए सब कुछ तय करता है। जिस दिन आपने मान लिया कि आप गुलाम हो, जिस दिन आप अपनी गुलामी की तह तक पहुंच गए, बिल्कुल जिस दिन आपने अपनी गुलामी के तल को भी बिल्कुल खरोच खरोच के देख लिया, उस दिन आजादी है। गुलामी को स्वीकार करना, स्वीकार करना इस अर्थ में नहीं कि गुलाम हूं तो गुलाम ही रहूंगा। स्वीकार करना इस अर्थ में कि उसको एक्नॉलेज किया, अभिस्वीकृति, जानना। गुलामी को स्वीकार करना ही आजादी है। और वही अटक जाते हैं जिनको दंभ होता है कि उनके पास कुछ पर्सनल थिंकिंग है, इंडिविजुअल थॉट है, पर्सनल एजेंसी है। आई थिंक, नो यू डोंट थिंक, you just react. This is not called thinking. This is called a chemical equation, that to an unbalanced one. किसी को आप बहुत गंभीरता से ये दावा करते हुए देखें, अभी सोच रहा हूं, ये आदमी इसी हिसाब में है कि वो सोच सकता है, तुम सोच थोड़ी रहे हो। ये लगभग ऐसी सी बात है कि मिक्सर ग्राइंडर आपके सामने चल रहा है और आप कहें कि आप सोच रहे हैं। उसका डिज़ाइन किसी और ने बनाया, माल उसमें कुछ बाहर का पड़ा हुआ है, बिजली उसमें कहीं और से आ रही है, गोल 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 वो घूम रहा है। तुम्हारे हिसाब से तुम सोच रहे हो। दिमाग वैसा ही मिक्सर है, आप थोड़ी सोच रहे हो। गुणों में गुण बरत रहे हैं। जो हो रहा है प्रकृति कर रही है, तुम झूठ मूठ का श्रेय लेने के लिए खड़े हो और कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं करने के लिए आज़ाद हूं, स्वतंत्र हूं, मैं कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम वही कर रहे हो जो अभी यहां पर ये पूर्व पक्षी कर रहे थे कि चाहत रसगुल्ले की है और उस रसगुल्ले की खातिर तुम बड़े से बड़ा तर्क देने को और बहस करने को तैयार हो। कुल बात इतनी सी है कि मम्मी रसगुल्ला, पर अब उतना तुम में भोलापन भी नहीं रहा कि सीधे बोल ही दो कि कुछ भी नहीं है, रसगुल्ला चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हों, बिस्तर गीला कर दें तो सुबह उठते हैं ऐसे आंखें मलते हुए, ऐसे बिस्तर गीला है, फिर नीचे देखते हैं तो उनका निक्कर भी गीला है, तो कुछ नहीं करते, ऐसे माँ की ओर ऐसे देखेंगे बस, है। और चाटा पड़ेगा तो खा लेंगे, और क्या करेंगे बेचारे। और यही जो हो जाते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चे, ये भी जब बिस्तर गीला करते तो बोलते कुछ भी नहीं है, तो आकाश से एक दिव्य नदी उतरी थी, मैं तो निमित्त मात्र हूं, भगीरथ का अवतार हूं मैं।
अरे यार, सीधे बोलो ना, बिस्तर पे मुताए हो गया, बच्चे हो, कर दिया, ठीक है, बड़ी माँ के लिए तो सब बच्चे ही हैं। पर नहीं, बहस, बातें, गंभीरता, आई एम समबडी, अब और फिर जब आई एम समबडी हो जाता है, बड़ा पर्सन खड़ा हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को पर्सनल स्पेस का भी गुमान हो जाता है। वो पर्सनल स्पेस थोड़ी और कुछ है, वो वैसे ही है जैसे महलों के इर्द गिर्द खंदकें और खाइयां बनाई जाती थी बड़ी बड़ी। किस लिए? ताकि दुश्मन आक्रमण न कर सके। वो सारा पर्सनल स्पेस इसीलिए होता है ताकि कोई आ करके तुम्हारे अहम को ध्वस्त न कर सके, और थोड़ी कोई बात है। जब मैंने सबसे पहले बोला था पर्सनल टाइम इज हेल, बहुत लोग बहुत नाराज हुए थे। उनको लगा कि मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल टाइम होना चाहिए। उनको लगा कि मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट स्लेव बन जाओ। ये मैं एमबीए वाले स्टूडेंट्स थे, उनको पढ़ा रहा था, उनको बोला था, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा पर्सनल लाइफ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, वर्क लाइफ बैलेंस तो होना ही चाहिए, और आप बोल रहे हो पर्सनल टाइम इज हेल्ड, यू वांट टू टर्न अस इनटू कॉर्पोरेट स्लेव्स। तुम रसगुल्ले के तल पे ही सुन रहे हो। कॉर्पोरेट सैलरी से तुम्हें समस्या नहीं है, तुम चाहते हो कॉर्पोरेट सैलरी लेकर के पर्सनल टाइम में उस सैलरी को भोगो, तो इसलिए तुम पर्सनल टाइम कर रहे हो। मैं पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम दोनों की व्यर्थता की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रोफेशनल टाइम में करता है और पर्सनल टाइम में भोगता है। वो और क्या है? दिन भर घिसाऊंगा, उसके बाद माल घर लाऊंगा, और क्या करूंगा? भोगूंगा। दिन में क्या है वो? करता। रात में क्या है वो? भोगता। ये तो दोनों एक ही हैं। मैं ये कहां कह रहा हूं कि एक दूसरे से बेहतर है? करता भोगता तो एक होते हैं। तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पर्सन ही करता है और पर्सन ही भोगता है, और ये पर्सन ही तुम्हारा सारा दुख है। तुम इस हिसाब में लगे हो कि मैं कमा तो लूं और भोगने में कोई बाधा ना आए। पर्सनल टाइम माने और क्या है? तुम हो ही नहीं। कोई है जो तुमसे करवा रहा है, कोई है जो तुम्हें भोगने के लिए भी विवश कर रहा है। तुम्हारा भोगना यदि मैं व्यर्थ बोल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा करना भी उतना ही व्यर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करो तो पर भोगो नहीं। ये देखो, ये ऐसे ही नहीं बजा है। आप पूछ रही थी ना वृत्ति क्या होती है? ये होती है, कुछ बज गया है। आचार्य जी बजा देते हैं जब, तो फिर देखिए, ये अक्सर होता है। जब भी बात किसी खतरनाक बिंदु की ओर बढ़ने लगती है, सभागार में कुछ ना कुछ बच जाता है। वो यूं ही नहीं है, सच्चा नहीं, वो यूं ही नहीं है। ये आपके साथ भी होगा। बात जैसे ही वहां जा रही होगी जहां आपके लिए खतरा है, आप पाएंगे घर में आपका बच्चा रो पड़ा। आप स्क्रीन के सामने बैठे सुन रहे थे, बच्चा रो पड़ा, या घुटने में दर्द हो गया। होगा, बिल्कुल होगा। बात जैसे ही वहां जा रही थी जहां आपके लिए अब खतरा हो जाता, आपके घुटने में दर्द हो जाएगा, आपकी पीठ में खुजली हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, नींद आ जाएगी, अचानक भूख लगने लगेगी, प्यास लग जाएगी। और अगर किसी को लगातार ही नींद आ रही हो, तो माने मेरा एक एक शब्द उसके लिए भारी खतरा है। ये वृत्ति है। अहम माने एक भारी झूठ, पाप वगैरह कुछ नहीं।
एक जबरदस्त झूठ कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मिट्टी पर पांव रखकर चलता हूं तो मैं मिट्टी नहीं हूं। इस झूठ को अहम कहते हैं। इसी से मुक्त होना है। अब मौत नहीं आएगी ना। जब कोई मर जाता है तो कई घरों में कहते हैं मिट्टी रखी है। वहां तो मरने के बाद मिट्टी होते हैं, हम तो मरने से पहले ही मिट्टी हो गए। बताओ हमें अब मौत कैसे आएगी। मरने से पहले जो मिट्टी हो गया वो अमर हो जाता है। यही मुक्ति है। मिट्टी की तरह जियो। मिट्टी कभी मिट्टी को भोगना चाहती? मिट्टी की तरह जीने से क्या आशय है? मिट्टी इस दुराशा में नहीं जीती कि और मिट्टी को भोग लूंगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो निष्काम हो जाना ही है मिट्टी हो जाना। और निष्काम हो नहीं सकते बिना गहरे ज्ञान के। आत्मज्ञान के बिना निष्कामता संभव नहीं है। बहुत ठाठ है, बहुत राजसी बात है। करोड़ों की चीज आपके सामने और उसको आप ऐसे छुएं जैसे सूत की साड़ी हो। कभी आप देखिएगा, आप जब जाते हैं गहनों वगैरह की दुकान में तो वहां पर जो सुनार जौहरी होते हैं वो आपको कुछ दिखाएंगे तो दिखाते भी ऐसे हैं जैसे दिखाने में ही उसकी कीमत दिख जाए। जरा देखिए, अरे ऐसे क्या दिखा रहे हो? गौर किया है? माने कि अगर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति से दिखाया तो वो जो हीरा मोती है उसमें दाग लग जाएगा। तो ऐसे देखिए देखिए। और मैं कह रहा हूं उसको आप वैसे ही छुओ जैसे सूत की, कपास की, कॉटन की साधारण साड़ी को आप छूते हो ना। ऐसे अपमान से नहीं छूते, हे दृष्टि से नहीं छूते, सहज छूते हो। सहज छूते हो ना। आपने ये टी शर्ट पहन रखी, इसे आप कैसे छुएंगी? छू दिया। वैसे ही ये मुक्ति है। मिट्टी है सब। मिट्टी के प्रति अपमान थोड़ी रखा जाता है। पर यह सम्मान भी नहीं रखा जाता कि इसको और पालूंगा तो राजा इंद्र बन जाऊंगा। किसी बड़े आदमी के दरबार में आपको ले जाया गया है और वहां सब कैसे घुस रहे हैं? कैसे घुस रहे हैं? कौन दिखाएगा? 6 फीट वाले भी 4.5 फीट के होके घुस रहे हैं। एक से एक होते हैं जिनका पर्सनल टाइम और पर्सनल बहुत कुछ होता है, पर्सनल सेल्फ। पर जब वो बड़े लोगों के सामने पड़ते हैं तो जी 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 एकदम जी जी शुरू हो जाता है। वहां भी वैसे ही चले आओ जैसे सुबह सड़क पर टहलते हो। सुबह सड़क पर कोई बहुत दंभ दर्प अहंकार के साथ तो नहीं टहलते ना। कैसे टहलते हो? सहज। वैसे ही बड़े से बड़ा आदमी है उसके सामने सहज चले आओ। ये मुक्ति है। या संस्कृत के श्लोकों के साथ बताऊं तब ज्यादा लाभप्रद होगा। समझ में आ रही है बात? एक बार किसी को मैंने मालूम है कैसे बोला था, मन को तन जान लेना ही मुक्ति है। मन को तन जान लेना ही मुक्ति है। तरीका है, कभी कैसे बोल दिया।
माने जिसको तुम अपनी भावना, विचार, पसंद नापसंद सब बोलते हो, वो बस शारीरिक है। यही मुक्ति है। जिसको ये समझ में आ गया वो फिर बहुत महत्व तो नहीं देता कि अरे आज घुटना दर्द हो रहा है तो जा करके बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ना था तो आज नहीं पढ़ेंगे, आज ज्यादा समोसे खा लिए तो आज जिमिंग नहीं करेंगे। वो फिर ये नहीं करता। उसको पता है कि मन कुछ होता ही नहीं, क्या है, तन है, तो भैया तन का ख्याल ही कर लो, चलो दौड़ लगा लेते हैं। द बॉडी इज एवरीथिंग। अध्यात्म ये सिखाता है। हो और ये तो गजब तरीके की भौतिकता हो गई। ये तो मटेरियलिज्म सिखा रहा है दुराचार्य। ये क्या कर दिया? मार्क्सवादी है क्या? वहां भी हमने सुना है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, पर यही है। और मुझ पर आप जो भी उपाधियां थोप रहे हो, वो सारी उपाधियां फिर अपने उपनिषदों पर भी डाल दो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो वहां से बिल्कुल मेल खाता है। तो आप जितने सुंदर सुंदर वचन मेरे प्रति बोलते हो, वास्तव में मेरे प्रति नहीं बोल रहे हो, अपने ऋषियों के प्रति बोल रहे हो, और भगवत गीता के प्रति बोल रहे हो, और श्री कृष्ण के प्रति बोल रहे हो, क्योंकि जो मेरी बात है वो उनकी बात भी है। कुछ प्यारी बात है। मन रहेगा तो तन को खाने दौड़ेगा, वो तन को खाएगा और तन के माध्यम से खाएगा। मन जब तक अपने आप को तन से भिन्न समझेगा, वो तन का एक ही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेगा, तन को खा लूं और तन के माध्यम से दूसरे तनों को खा लूं। अहम अपने आप को शरीर से भिन्न इसीलिए मानने की जिद करता है। कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का स्वामी हूं, शरीर का भोगता हूं। अब मैं शरीर को भोगूंगा और शरीर के माध्यम से और कुछ भोगूंगा। जब दिख गया कि शरीर ही शरीर हूं तो अब क्या भोगूं, मौज करो। शरीर सरिता है, बह रही है, हम भी उसमें अपना बस ऐसे ही तिनके की नाई फ्लोट कर रहे हैं। हम्म। अहम की मुक्ति माने ये नहीं होता कि अहम कुछ बहुत भारी बन जाता है। हमेशा क्या कहा जाता है, अहम का विगलन, सरिता में गल गया। शरीर की सरिता प्रकृति ही नदी है ना, तो तन की ही सरिता है जो बह रही है, शरीर की ही नदी बह रही है, और अहम उसमें जबरदस्ती एक ढेला बन करके अपना निजी अस्तित्व बता रहा था। उसका क्या हुआ, गल गया। तो निर्वाण विगलन के अलावा और कुछ नहीं होता, गल गया, नहीं रहा। यही आत्मस्थ हो जाना। आत्मस्थ हो जाना माने ये नहीं कि अहंकार बड़ी भारी वस्तु बन गया, माने रहा ही नहीं। जैसे नमक का ढेला हो और समुद्र में जाके बिल्कुल बराबर हो गया, ऐसा मिल गया कि अब उसकी कोई निजी सत्ता बची नहीं। अहम माने मेरी अब कोई निजी सत्ता नहीं है, मेरा सारा नमक समुद्र का नमक हो गया, मेरा सारा नमक अब समुद्र का नमक हो गया, मेरी कोई निजी सत्ता नहीं है। मुक्ति है। काल को देखो अहम को जानो, अवलोकन ही आत्म स्नान है। मल मान्यता मिथ्या धारणा, शुद्ध करता आत्म ज्ञान है। काल को देखो अहम को जानो, अवलोकन ही आत्म स्नान है। मल मान्यता मिथ्या
मिथ्या धारणा शुद्ध करता आत्मज्ञान है।